तो प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या इसको समष्टि आनुवंशिकी बोल देते हैं, ये क्या चीज़ होती है, और हार्डी विनबर्ग का नियम क्या है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि आनुवंशिकी क्या चीज़ होती है अभी। तो जो प्लांट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है अभी, आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं या जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं, और इन्हीं का जो अध्ययन है या स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि आनुवंशिकी कहलाती है। अब ये आनुवंशिक परिवर्तन या जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल जीन्स होते हैं। तो ये जो जीन्स हैं वो कैसे होते हैं अभी, बहुरूपी होते हैं। ठीक है, बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक जीन के युग्म विकल्पी होते हैं, है ना। एलिल्स या युग्म विकल्पी का नाम आपने सुना होगा। तो एक जीन के कम से कम कितने युग्म विकल्पी हो सकते हैं, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी या एलिल्स उपस्थित होते हैं एक जीन के। इसीलिए जो जीन है वो कैसा होता है अभी, बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिक जीन्स जो हैं बहुत सारे वो उपस्थित होते हैं एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जीन पूल क्या होता है, जीन पूल को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो एक प्लांट पॉपुलेशन है, जो कैसे उसके अंदर जो ब्रीडिंग है वो किस तरह की हो रही है, इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, या अंत्य प्रजनन बोल देते हैं उसको, या इन ब्रीडिंग बोल देते हैं। और ये इन ब्रीडिंग कैसी हो रही है, स्वतंत्र हो रही है। ठीक है, फ्री इन ब्रीडिंग हो रही है या इंडिपेंडेंट इन ब्रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्र अंत्य प्रजनन समष्टि में, ऐसी इंडिपेंडेंट इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन्स उपस्थित होते हैं, है ना, यानी सभी जीनों के, टोटल जीन्स के सभी युग्म विकल्पियों, यानी टोटल एलिल्स की जो कुल संख्या है या जो टोटल नंबर है वो क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। ठीक है, तो जीन पूल क्या है अभी, एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या एक पादप समष्टि के अंदर उपस्थित कुल जीनों व उनके युग्म विकल्पियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। ठीक है, तो फिर अब अपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि आनुवंशिकी को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अभी। जीन पूल के भीतर, ठीक है, यानी जीन पूल के अंदर उपस्थित जो युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है, जो भी एलिल्स उपस्थित होते हैं, और साथ में जो जीन प्रारूप बनते हैं इन युग्म विकल्पियों की वजह से या इन एलिल्स की वजह से, जो जीनोटाइप्स डेवलप होते हैं या जीन प्रारूप विकसित होते हैं, इन दोनों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं या जो चेंजेस होते हैं उनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई इसकी। तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, आनुवंशिक परिवर्तनों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ जेनेटिक चेंजेस। और ये जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो किस किस तरह से होते हैं, युग्म विकल्पियों व जीन प्रारूपों में परिवर्तन के कारण, यानी एलिल्स एंड जीनोटाइप्स में चेंजेस के कारण ही क्या होते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन या जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, एक जीन पूल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक पादप समष्टि है, मान लीजिए प्लांट पॉपुलेशन है। तो हमें पता है कि पेरेंट से या जनक से जो युग्म विकल्पी है या एलिल्स है उनका स्थानांतरण होता है किसके अंदर, प्रोजेनिस के अंदर या संतति पौधों के अंदर। ठीक है, और फिर इन संतति पौधों से फिर अगली पीढ़ी में होगा, इनके जो आगे संतति पौधे होंगे उनमें युग्म विकल्पी या एलिल्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अभी, जीन पूल कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलिल्स, यानी जीनों व उनके युग्म विकल्पियों की कुल संख्या। तो युग्म विकल्पियों का या एलिल्स का क्या हो रहा है अभी, ट्रांसफर हो रहा है या स्थानांतरण हो रहा है जनक पौधों से संतति पौधों के अंदर, यानी कि जो पेरेंट प्लांट्स हैं उनसे उनके प्रोजेनी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और इसी के दौरान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं जेनेटिक लेवल पर या आनुवंशिक स्तर। ठीक है, और इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं किसके अंदर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर, यानी कि समष्टि आनुवंशिकी के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान में रखनी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर वो क्या है अभी, एलिल आवृत्ति।
या इसको क्या बोल देते हैं, एलिल फ्रीक्वेंसी। तो एलिल आवृत्ति या एलिल फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है अभी, तो हमें पता है अभी कि एक पॉपुलेशन के अंदर क्या उपस्थित होता है, एलिल्स या युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो किसी पादप समष्टि के अंदर या किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर किसी युग्म विकल्पी की उपस्थिति जो है, यानी किसी एलिल की जो प्रेजेंस है ना, परसेंट प्रेजेंस जो है या प्रतिशत उपस्थिति जो है, वो क्या कहलाती है, एलिल फ्रीक्वेंसी या एलिल आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब ये जो एलिल आवृत्ति है या एलिल फ्रीक्वेंसी है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये स्थिर नहीं रहती है, बल्कि क्या होता है अभी समय के साथ साथ या टाइम टू टाइम प्रत्येक समष्टि में, हर एक पॉपुलेशन के अंदर, हर एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर जो एलिल फ्रीक्वेंसी है या एलिल आवृत्ति है, वो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। उसके चेंज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला देखो, सबसे पहला कारण क्या है अभी, छोटा समष्टि आकार, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। ठीक है, अगर प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि बहुत छोटे आकार की है तो उसका जो आकार है ना, उसका जो साइज है वो बहुत जल्दी परिवर्तित होगा। ठीक है, कैसे परिवर्तित होगा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर 100 प्लांट्स हैं या 100 पौधे हैं, और दूसरी तरफ एक पॉपुलेशन के अंदर 10,000 पौधे हैं या 10,000 प्लांट्स हैं। ठीक है, अगर 100 पौधों की जो पॉपुलेशन है उसमें से 10 पौधे नष्ट हो जाएं, ठीक है, 10 पौधे जो थे वो नष्ट हो गए, तो कितने रह गए, 90 प्लांट्स रह गए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कमी आई, 10% कमी आई। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन मैंने आपको बताई, उसमें 10,000 पौधे हैं या 10,000 प्लांट्स हैं, उसमें से अगर 10 पौधे जो हैं, ठीक है, वो नष्ट हो जाएं, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ साइज के अंदर या आकार के अंदर, 0.1%। ठीक है, तो पॉपुलेशन आकार जितना छोटा होगा उतना ही उसमें उसके साइज में या उसके आकार के अंदर परिवर्तन ज़्यादा होता है, और आकार में परिवर्तन होने से, पॉपुलेशन के साइज में चेंज होने की वजह से जो एलिल फ्रीक्वेंसी है या एलिल आवृत्ति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा है, दूसरा कारण कौन सा है अभी, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो जीन पूल के अंदर जो नए युग्म विकल्पी प्रवेश करते हैं, ठीक है, जीन पूल में जो न्यू एलिल्स एंटर करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह से करते हैं। उत्परिवर्तन जो है वो बहुत कम होता है पहली बात तो, और जब भी होता है तो नए जीन्स या नए युग्म विकल्पी या जो नए एलिल्स हैं वो प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होते हैं या प्रवेश करते हैं। ठीक है, नया एक जीन या नया युग्म विकल्पी उत्पन्न हो जाता है, किसकी वजह से, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की वजह से। तो अगर नया युग्म विकल्पी आ रहा है ना, नया एलिल आ रहा है, तो जो एलिल आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है अभी, आनुवंशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है अभी, जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, है ना, रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने एक किस्म का हमने क्या किया, गुणन किया F2PD के अंदर। ठीक है, F2PD के अंदर मान लीजिए हमने एक किस्म के बीजों का गुणन किया, तो हमारे पास जो बीज है वो कितना है, मान लीजिए 20,000 kg है ना, या चलो 20,000 kg बीज है, उसका एक बड़ा बीज ढेर है या सीड लॉट है। अब उसमें से हम लोग अगले वर्ष नई फसल उगाना चाहते हैं, F3PD उगाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सीड लॉट के अलग अलग जगह से, अलग अलग भागों से हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली क्या ले लेंगे, सैंपल्स ले लेंगे। ठीक है, अब हम 20,000 kg बीज को तो उगा नहीं सकते, पूरे बीज को तो उगा नहीं सकते, उसमें से हम लोग थोड़ा बीज ही लेंगे। तो जब हम थोड़ा बीज लेके अगले वर्ष F3PD उगाते हैं, तो होता क्या है अभी, कुछ जो जीन प्रारूप हैं या कुछ जो जीन्स हैं वो उन बीजों के अंदर रह जाते हैं जिनको हमने F3PD उगाने के लिए उपयोग नहीं किया, यानी कि जो कहाँ रह गए, सीड लॉट के अंदर या बीज ढेर के अंदर ही रह गए। ठीक है, तो इससे होगा क्या अभी, जीनों की संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, है ना, और जीन्स के नंबर में चेंज या जीन्स की संख्या में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एलिल आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है या एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है उसकी वजह से। तो तीसरा जो कारण है वो ये हो सकता है। उसके बाद चौथा कारण क्या हो सकता है अभी, प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन।
तो प्राकृतिक वर्णन किसके द्वारा किया जाता है भाई? प्राकृतिक वर्णन किया जाता है नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, प्राकृतिक कारकों के द्वारा, है ना। जैसे तापमान है ना, आर्द्रता है, प्रकाश की तीव्रता है, मृदा के अंदर यानी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है भी, कंपटीशन होता है, ठीक है, स्पर्धा होती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर, ठीक है। ऐसे पौधे जो बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, वो इस स्पर्धा के अंदर या इस कंपटीशन के अंदर पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। और जो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो इससे होता क्या है अभी, जो एलिल फ्रिक्वेंसी है या एलिल आवृत्ति है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जो प्लांट्स या जो पौधे कमज़ोर थे, जो पीछे रह गए, उनमें जो जीन्स थे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जीन्स का नष्ट होना इसका मतलब क्या है अभी, एलिल आवृत्ति या एलिल फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन होना। तो ये भी एक कारण हो सकता है प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एलिल आवृत्ति या एलिल फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता है। उसके बाद है भी वातावरण या एनवायरनमेंट। तो वातावरण का जो प्रभाव है वो फसली पौधों के ऊपर या क्रॉप प्लांट्स के ऊपर जरूर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके लक्षणों में, बाह्य लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि जो जीन्स है उसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है, वातावरण का जीन प्रारूप के ऊपर प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, कुछ जीन जो है उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ जीनों की अगर अभिव्यक्ति नहीं होगी तो इसका मतलब जो एलिल फ्रिक्वेंसी है या एलिल आवृत्ति है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वातावरण जो है वो भी एक कारक हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रवास या माइग्रेशन। अगर एक पॉपुलेशन में से, अगर एक समष्टि में से अगर कोई जीव एक किसी दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए, है ना, एक पादप समष्टि में से दूसरी पादप समष्टि में अगर कोई प्लांट माइग्रेट करता है या कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है तो उसकी वजह से जीनों की संख्या में या जीन्स के नंबर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है ना। जिस पॉपुलेशन में से ऑर्गेनिज्म निकला है उसमें जीनों की संख्या में कमी आ जाएगी, और जिस पॉपुलेशन में नया जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हुआ है, प्रवेश हुआ है, उसमें जीनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एलिल फ्रिक्वेंसी या एलिल आवृत्ति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक और कारण हो सकता है एलिल फ्रिक्वेंसी में चेंज होने का, अनयादृच्छित क्रॉसिंग पैटर्न, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, नॉन रैंडम मेटिंग पैटर्न। अगर मेटिंग जो है यानी जो क्रॉस है प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर, वो रैंडमली ना हो, है ना। रैंडमली का मतलब क्या है कि बार बार मान लीजिए दो ही प्रकार के पौधे हैं, दो ही प्रकार के पौधों में बार बार क्रॉस होता रहे या मेटिंग होती रहे, तो इससे होता क्या, अभी कुछ जीनों का ह्रास हो जाता है ना। कुछ जीन जो है उनका रिडक्शन हो जाता है या वो विलोप हो जाते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन हो जाता है कुछ जीन्स का। तो जीन्स में कमी आ जाती है, और जीन्स की संख्या में कमी ही क्या कहलाती है, एलिल फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होनी चाहिए, अनयादृच्छित क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कैसी होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है एलिल फ्रिक्वेंसी या एलिल आवृत्ति में परिवर्तन का, ठीक है। तो अब फाइनल डेफिनेशन जो है किसकी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की या समष्टि अनुवंशिकी की, हम लोग क्या दे सकते हैं, पादप समष्टि में यानी कि प्लांट पॉपुलेशन में एलिल आवृत्ति में परिवर्तन का जो अध्ययन है, ठीक है, यानी एलिल फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी जो स्टडी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है अभी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि अनुवंशिकी कहलाती है, ठीक है। एलिल फ्रिक्वेंसी में या एलिल आवृत्ति में चेंज होने की वजह से जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, युग्म विकल्पियों व जीन प्रारूपों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। अब ये देखो, जीन प्रारूप या जीनोटाइप में जो चेंज है वो किस वजह से होगा, एलिल फ्रिक्वेंसी में चेंज होने की वजह से, ठीक है, एलिल आवृत्ति में परिवर्तन होने की वजह से। युग्म विकल्पियों में परिवर्तन किस वजह से होगा, इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होने की वजह से, ठीक है। तो एलिल फ्रिक्वेंसी या एलिल आवृत्ति में परिवर्तन की वजह से युग्म विकल्पियों या जीन प्रारूपों में परिवर्तन हो गया, और ऐसा होने से अनुवंशिक परिवर्तन या जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और यही क्या कहलाता है,
प्लांट पॉपुलेशन जेनेटिक्स या समष्टि अनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल डेफिनेशन है कि हम लोग अगर प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि में अगर एलिल फ्रिक्वेंसी या एलिल आवृत्ति में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, चलो अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित ही एक नियम है हार्डी विनबर्ग नियम या हार्डी विनबर्ग लॉ भी बोल देते हैं इसको। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, अभी इसको ध्यान से समझ लेना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहता है किसी पादप समष्टि में एलिल फ्रीक्वेंसी या एलिल आवृत्ति स्थिर रहती है। ठीक है, एक प्लांट पॉपुलेशन है, वो कहता है कि उसकी एलिल फ्रीक्वेंसी या एलिल आवृत्ति स्थिर रहेगी जब उसमें निम्न गुण हो, जब उसके अंदर निम्न कैरेक्टर्स हो। तो ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? नंबर 1 सबसे पहला है बड़ा समष्टि आकार या लार्ज पॉपुलेशन साइज। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर कि एलिल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन का कारण क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज या छोटा समष्टि आकार। अगर हम पॉपुलेशन के आकार को बड़ा कर लें, है ना, समष्टि के आकार को अगर अपने बढ़ा लें तो उससे क्या होगा, जो एलिल आवृत्ति है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हार्डी विनबर्ग ने ये बताया। दूसरा हार्डी विनबर्ग ने क्या बताया जी, नो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का अभाव। ये कहता है कि अगर प्लांट पॉपुलेशन के अंदर, पादप समष्टि के अंदर म्यूटेशन ना हो, उत्परिवर्तन न हो, तो एलिल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होगा, एलिल आवृत्ति स्थिर रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दूसरा इसने गुण या कैरेक्टर बताया प्लांट पॉपुलेशन के अंदर। तीसरा इसने बताया आनुवंशिक बहाव का अभाव, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये कहता है कि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक बहाव न हो तो भी एलिल आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, एलिल फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेगी या स्टेबल रहेगी। ठीक है, उसके बाद चौथा कैरेक्टर इसने बताया प्राकृतिक वर्ण का अभाव या नो नेचुरल सिलेक्शन। ये कहता है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि में न हो तो एलिल फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होगी, एलिल आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इसने बताया समष्टियों के मध्य जीन प्रवाह का अभाव, नो जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है अभी, ये कहता है कि अगर माइग्रेशन ना हो, ठीक है, प्रवास न हो, मतलब एक पॉपुलेशन से, एक पादप समष्टि से दूसरी पादप समष्टि में जो प्लांट्स का माइग्रेशन है या पौधों का जो प्रवास है वो अगर न हो तो एलिल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होगा, एलिल आवृत्ति स्थिर बनी रहेगी। ठीक है, और लास्ट इसने क्या कहा है, यादृच्छिक क्रॉसिंग पैटर्न, रैंडम मेटिंग पैटर्न। रैंडम मेटिंग पैटर्न का क्या मतलब है कि प्लांट्स का जो क्रॉस है, पौधों का जो क्रॉस है आपस में, वो रैंडमली हो, मतलब किसी भी पौधे के साथ, एक पौधे का किसी भी दूसरे पौधे के साथ क्रॉस हो सके तो उसको क्या बोल देते हैं, रैंडम मेटिंग पैटर्न, यादृच्छिक क्रॉसिंग पैटर्न। ये कहता है कि ऐसा होने से जो एलिल फ्रीक्वेंसी है या एलिल आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होती है बल्कि स्थिर बनी रहती है। तो ये है भी हार्डी विनबर्ग लॉ या हार्डी विनबर्ग का नियम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हार्डी विनबर्ग इक्वेशन या समीकरण आपसे पूछी जा सकती है, तो इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। हार्डी विनबर्ग ने एक समीकरण दी, ये कौन सी समीकरण है, अभी कौन सी इक्वेशन है, ये है कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो है एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसने दी कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कैपिटल ए स्क्वायर है, एक तो ये, दूसरा 2 कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा स्मॉल ए स्क्वायर, ये तीनों क्या प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं द्विगुणित पादप की आवृत्ति, है ना। जो प्लांट्स हैं वो नेचुरली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं या द्विगुणित होते हैं, तो उनकी जो आवृत्ति है या उनका जो प्रतिशत है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 2 लेटर्स के द्वारा, है ना, या 2 अक्षरों के द्वारा। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो 2 बार है। ठीक है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो ही गया, स्मॉल ए स्क्वायर 2 बार है, स्मॉल ए, तो ये डिप्लॉयड या द्विगुणित को शो कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे देखो कैपिटल ए व स्मॉल ए, ये दोनों के दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं अभी, अगुणित को, है ना, क्योंकि ये अकेले हैं, एलोन है, तो अगुणित क्या होते हैं अभी, युग्मक होते हैं, यानी कि गैमेट्स होते हैं। तो अगुणित युग्मकों की जो आवृत्ति है या हैप्लॉइड जो गैमेट्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैपिटल ए व स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं हार्डी विनबर्ग से, हार्डी विनबर्ग लॉ से रिलेटेड। तो इतना ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हार्डी विनबर्ग लॉ है क्या,
ठीक है। और दूसरा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो है, जो हार्डी विनबर्ग की समीकरण है, ठीक है, वो कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है भी अपना आज का लेक्चर।